हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। सो गाइस, हर बार की तरह आप देख रहे हो स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं हूं अमरजीत। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आज हम जिस स्पेशल टॉपिक के बारे में आपको बताने वाले हैं वह जनन एवं स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी एक अगली घटना है जिसके बारे में आज आप विस्तृत रूप से जानेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आप ऐसी घटना के बारे में जानने वाले हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार यह जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया है। सो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक आज आप पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा। बहुत ही छोटे वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में आज आप एमनियोसेंटेसिस के बारे में जानेंगे। सो गाइस, चलिए हम शुरू करते हैं। सो गाइस, हम सबसे पहले आपको बता दें कि जो एमनियोसेंटेसिस है इसको हम उलबेधन के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको उलबेधन और इसको हम क्या कहते हैं, एमनियोसेंटेसिस। सो गाइस, एमनियोसेंटेसिस इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, यह आप देख रहे हैं कि एक यूटेरस है, एक गर्भाशय है और गर्भाशय के अंदर क्या हो रहा है, एक फीटस डेवलप कर रहा है, एक भ्रूण विकास कर रहा है। सो गाइस, इस विकासशील भ्रूण के चारों ओर आप देख रहे हैं एक लेयर लगी हुई है जिसका नाम है एमनियन कैविटी। यह आपकी जो लेयर दिखाई पड़ रही है यह क्या है, एमनियन कैविटी है। इस एमनियन कैविटी के अंदर कुछ द्रव के जैसे पदार्थ भरे हुए हैं जिसका नाम है एमनियोटिक द्रव। ठीक, यह आपका फीटस है, भ्रूण है। भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। एमनियोटिक फ्लूइड से जो है आपका जो फीटस है वह प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ इसकी कुछ विकासशील जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वह भी एमनियन फ्लूइड में पाई जाती हैं। सो गाइज, यहीं से आपका एमनियोसेंटेसिस बना है। एमनियोसेंटेसिस की परिभाषा अगर आपको बतानी है कि एमनियोसेंटेसिस कहते किसे हैं, तो एमनियोसेंटेसिस जो है एक प्रक्रिया है जिसमें विकासशील भ्रूण की एमनियन गुहा से एमनियोटिक द्रव को निकालकर उसके परीक्षण करने की प्रक्रिया को एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। सो गाइज, बहुत ही सरल परिभाषा इसकी है कि विकासशील भ्रूण के एमनियोटिक गुहा से एमनियन द्रव को निकालकर उसके परीक्षण करने की प्रक्रिया को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। सो गाइज, एमनियोसेंटेसिस क्या है, यह आपका एक विकासशील भ्रूण है, डेवलपमेंटल फोइटस है। डेवलपमेंटल जो फीटस है यह मैंने आपको बताया कि एमनियन गुहा के अंदर बंद होता है और उस एमनियन गुहा के अंदर कुछ द्रव भरे होते हैं, तरल पदार्थ भरे होते हैं जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ इसके ग्रोइंग फोइटस सेल भी प्रेजेंट होते हैं। सो गाइज, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सिरिंज के माध्यम से इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड को निकालने के बाद इसका परीक्षण करते हैं और इसके इसी परीक्षण की विधि को हम एमनियोसेंटेसिस के नाम से जानते हैं। सो गाइस, एक बार आप फिर से जान लीजिए कि एमनियोसेंटेसिस क्या है। विकासशील भ्रूण के यानी ऐसा फीटस जिसका विकास हो रहा हो। यह प्रक्रिया मैं आपको बता दूं कि जब भ्रूण 16वें या 18वें सप्ताह में होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि भ्रूण के डेवलपमेंट में 40 सप्ताह का समय लगता है। सो गाइस, जब भ्रूण 16वें से 18वें सप्ताह के मध्य होता है उसी समय हम करते क्या हैं कि भ्रूण के एमनियन गुहा से एमनियोटिक द्रव को निकाल लेते हैं। एमनियोटिक द्रव को निकाल करके उसका परीक्षण करते हैं और उसके परीक्षण की विधि को ही हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। क्लियर। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं हम कि एमनियोसेंटेसिस करने का जो उद्देश्य होता है कि आखिर जो है एमनियोसेंटेसिस किया क्यों जाता है, यह आप जान लीजिए। एमनियोसेंटेसिस करने के पीछे क्या एम्स होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, वह आप जान लीजिए कि जो एमनियोसेंटेसिस है इसका मुख्य उद्देश्य होता है भ्रूण में पाई जाने वाली आनुवांशिक उपापचयी असामान्यताओं का पता लगाना। कि जब भ्रूण का विकास हो रहा है
उस समय भ्रूण के डेवलपमेंट में कोई गुणसूत्रीय परिवर्तन तो नहीं हुआ है, या कोई गुणसूत्रीय असामान्यता तो नहीं आ गई है, या उसके उपापचयी क्रियाओं में कोई असामान्यता तो नहीं आ गई है। इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस को जानने के लिए हम एमनियोसेंटेसिस का सहारा लेते हैं, एमनियोसेंटेसिस का प्रोसेस करते हैं। सो गाइस, प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान एमनियोसेंटेसिस करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे आप गुणसूत्रीय असामान्यता आप जानते हैं कि एक मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सो गाइस, अगर 46 गुणसूत्र से ज़्यादा हो गए तब भी असामान्यता है, और 46 से कम हो गया तब भी असामान्यता है। उस कंडीशन में आप जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जैसे कई घातक बीमारियां बच्चे में हो जाती हैं, जो कि जीवन पर्यटन कभी ठीक नहीं होती हैं। सो गाइस, यहाँ से एमनियोसेंटेसिस के द्वारा आप उस प्रक्रिया का पता लगा सकते हैं कि जो भ्रूण डेवलप कर रहा है उसमें कोई गुणसूत्रीय असामान्यता है या नहीं है। सो गाइस, एमनियोसेंटेसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रूण, विकासशील भ्रूण में पाए जाने वाली आनुवांशिक एवं उपापचयी असामान्यताओं का पता लगाना। क्लियर गाइस? आगे, परंतु इसका उपयोग लिंग परीक्षण में भी किया जाता है। सो गाइज, मैंने आपको बताया क्योंकि यह जो प्रोसेस है यह गुणसूत्र से संबंधित है। गुणसूत्र से संबंधित होने की वजह से इस प्रक्रिया के द्वारा लिंग का परीक्षण भी किया जा सकता है। लिंग परीक्षण का मतलब है जो भ्रूण डेवलप कर रहा है प्रेगनेंसी पीरियड में माता के गर्भाशय में, वह बच्चा है या बच्ची है, यानी मेल या फीमेल है। इस प्रक्रिया को भी आप एमनियोसेंटेसिस के द्वारा जान सकते हैं, यानी लिंग की पहचान करना भी एमनियोसेंटेसिस से आप कर सकते हैं। सो गाइस, इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बताया कि आनुवांशिक एवं उपापचयी असामान्यताओं का पता लगाना है, परंतु यह प्रक्रिया गुणसूत्रों पर आधारित है, इसलिए इससे जो है लिंग का भी परीक्षण किया जा सकता है कि जो संतान डेवलप कर रही है वह मेल है या फीमेल है। सो गाइस, इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया कि अगर फीमेल फीटस होता था तो उसको लोग गर्भ में ही मार देते थे, जिसको आप कन्या भ्रूण हत्या के नाम से जानते हैं। सो गाइस, लिंग परीक्षण की वजह से कन्या भ्रूण हत्या ज़्यादा होने लगी, जिसकी वजह से सरकार को इसको बैन करना पड़ा, पूर्णतया प्रतिबंधित कर देना पड़ा। सो गाइस, इस समय एमनियोसेंटेसिस पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, पूर्ण रूप से बैंड है। आप इसका उपयोग इस समय नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा लिंग की पहचान की जाती थी, और लिंग की पहचान होने की वजह से लोगों ने कन्या भ्रूण हत्या करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी वजह से लिंगानुपात में कमी आई और सरकार को मजबूरन इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से बंद करना पड़ा। सो गाइज, इस समय लिंग का परीक्षण आप नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि यह कानूनन अपराध है। और मैं आपको बता दूं कि एमनियोसेंटेसिस 16वें या 18वें सप्ताह में ही किया जाता है। क्लियर गाइज? तो यह हो गया हमारा उद्देश्य। उद्देश्य क्या था एमनियोसेंटेसिस करने का? भ्रूण में होने वाली गुणसूत्रीय असामान्यता या उपापचयी असामान्यताओं को जानना, परंतु इसके द्वारा हम लिंग परीक्षण भी कर सकते हैं। सो गाइस, इसका महत्व क्या है? महत्व मैंने आपको बताया कि इससे भ्रूण के गुणसूत्रीय असामान्यताओं का पता चल जाता है। जब भ्रूणीय अवस्था में होता है उसी समय उसमें होने वाली गुणसूत्रीय असामान्यताओं का पता एमनियोसेंटेसिस से चल जाता है। सो गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आप भ्रूण के गुणसूत्रीय परिवर्तन के बारे में जान सकते हैं, और क्लाइनफेल्टर डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम आदि जैसी घातक बीमारियों से बच सकते हैं। एवं इसका उपयोग एंजाइम की असामान्यता से होने वाले रोगों में भी किया जाता है। सो गाइज, मैंने आपको बताया पहले भी कि इसका मुख्य उद्देश्य या महत्व क्या होता है। इसका मेन महत्व है गुणसूत्रीय असामान्यताओं का पता लगाना, और इसके द्वारा हम एंजाइम की असामान्यता से होने वाले रोगों का भी पता लगा सकते हैं। सो गाइस, इस दृष्टि से एमनियोसेंटेसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, पर लोगों के गलत फायदे की वजह से, लोगों का गलत उपयोग करने की वजह से इसकी हानि भी होती है। तो कौन सी हानि होती है एमनियोसेंटेसिस से? कि इससे क्या है, कन्या भ्रूण हत्या के कारण लिंगानुपात में कमी आती है।
सो गाइज मैंने आपको बताया कि एमनियोसेंटेसिस का मुख्य उद्देश्य था गुणसूत्रीय असामान्यताओं का पता लगाना कि गुणसूत्रों की संख्या कम तो नहीं हो गई या गुणसूत्रों की संख्या ज़्यादा तो नहीं हो गई है या उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस में कोई कमी तो नहीं है। इस प्रोसेस को जानने के लिए आप एमनियोसेंटेसिस करवाते थे। बट गुणसूत्री पर आधारित होने की वजह से लिंग का भी परीक्षण हो जाता था, जिसकी वजह से लोग कन्या भ्रूण हत्या ज़्यादा करने लगे, जिसकी वजह से लिंगानुपात में कमी आई। सो गाइज यह बहुत बड़ी हानि है जनसंख्या की दृष्टि से, जिसमें आप जान सकते हैं कि 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में क्या है 1000 पुरुषों पर 941 महिलाएं हैं। सो गाइज महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम है। इसका मेन कारण है कन्या भ्रूण हत्या और उसका मेन कारण है एमनियोसेंटेसिस। सो गाइज एमनियोसेंटेसिस इस समय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। तो आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे एमनियोसेंटेसिस क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी विधि कैसे की जाती है और इसमें क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होती है। विधि के बारे में मैं आपको फिर से बता दूं कि सो गाइस एमनियोसेंटेसिस कैसे किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस में जो है एमनियॉन गुहा से एक सिरिंज के माध्यम से एमनियोटिक द्रव को खींच लिया जाता है। खींचने के बाद इस द्रव को ले जा करके आप केंद्रित करते हैं। अब केंद्रित करने के बाद इसमें जो सेल्स होती हैं वह नीचे पेदी में बैठ जाती हैं। फिर क्या किया जाता है, उस सेल को निकाला जाता है। उस सेल के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या देख करके गुणसूत्रीय असामान्यताओं का पता लगाया जाता है। सो गाइज आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि एमनियोसेंटेसिस क्या है और कैसे किया जाता है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो गाइज तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए।